Hello everyone, welcome to all of you. Myself अंजू मौर्य एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग यहाँ पे देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वन शॉर्ट लेक्चर्स, ठीक है, वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें हमने एक लेक्चर कवर करा था और ढेर सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली हमने 1 घंटे 5-10 मिनट की क्लास ली थी जिसमें हमने ढेर सारी चीज़ें कवर करी थी। ठीक है, आज जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको मैं कवर कर ले रही हूँ। हालांकि देखिए मैं वीडियो को एक ही लेक्चर में शूट कर सकती हूँ, जितने जो भी चैप्टर है उसको मैं एक लेक्चर में शूट कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि आप उसे 1.5 घंटे 2 घंटे ना पढ़ पाएँ, डेटा की प्रॉब्लम है, वो मुझे भी अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं हर एक अगर चैप्टर छोटा है तो मैं एक वीडियो में कवर करूँगी, चैप्टर बड़ा है तो 2 वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो चलिए देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शायद प्रोटीन्स तक पढ़ लिया था, हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको बताया था, पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो कहाँ आएंगे, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनसॉल्युबल फ्रैक्शन मैक्रोमोलिक्यूल है ना भाई पॉलीसेक्राइड, तो इनसॉल्युबल पैलेट में आएंगे। ठीक है, रिटेंटेंट में आएंगे। इसके अलावा आज जो हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके के पॉलीसेक्राइड, एक होमो है और एक हेट्रो है। होमो का मतलब सेम रिपीटिंग यूनिट से अगर बना है, सेम टाइप के मोनोमर से बना है तो उसको हम होमो कहेंगे। और हेट्रो का मतलब कि अगर वो डिफरेंट टाइप के मोनोमर से बना है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो कहेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था होमो में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, स्टोरेज में देखा स्टोरेज था, होमो को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टार्च, ग्लाइकोजन और इनुलिन स्टोरेज में आ गया था। और सेलुलोज और काइटिन कहाँ आ गया था, स्ट्रक्चरल में। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनुलिन किसका पॉलीमर है, बीटा डी फ्रक्टोज का। स्टार्च किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। इसी तरीके से हमने बताया था कि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और इन सब में बस और बस स्टार्च एंड ग्लाइकोजन याद रखना, ये बनाते हैं हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बनाते हैं, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखेंगे। बताइए किसके पॉलीमर हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। याद करने के लिए हमने आपको बताया था इनुलिन को छोड़ दीजिए, तो जो स्ट्रक्चरल मतलब सेलुलोज हैं वो बीटा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होंगे, जो स्टोरेज हैं वो अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर होंगे। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके बायोमोलिक्यूल वाला प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा लंबा चौड़ा सा वीडियो, मैंने 1 घंटे का वीडियो डाला है, उसमें बॉन्डिंग सब बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन करवा रही हूँ, जितना नेसेसरी है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। तो देखिए हमने क्या बताया, यहाँ पे जो स्टार्च है, स्टार्च एक्चुअली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला तो है ये एमाइलोज, ओके, एमाइलोज, और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ओके। अब एमाइलोज क्या है, एमाइलोज लीनियर है, देयर इज नो ब्रांचिंग, जबकि ये क्या है, ब्रांच्ड है। तो चलिए देखिए, अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है तो अल्फा डी ग्लूकोज हमने बनाया था, याद करिए, या अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और 6वां कार्बन। 6वें कार्बन पे क्या है, CH2OH है। गॉट दिस? पहले कार्बन पे H, OH, H, OH, OH, H, OH, H, ये चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन है। ठीक है, हमने कहा था कि पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है, और अगर पहले कार्बन पे OH ऊपर हो, एबव द प्लेन हो, तो वो बीटा डी ग्लूकोज है, और OH अगर नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, चलिए तो देखिए एमाइलोज लीनियर है, लीनियर पॉलीमर है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज, तीसरा अल्फा डी ग्लूकोज, मान लीजिए एक और अल्फा डी ग्लूकोज हमने ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे पहला कार्बन है और ये चौथे कार्बन पे OH है, ये ठीक है, देखिए ध्यान से समझना है बॉन्डिंग कैसे होगी। ये पहला कार्बन है और ये चौथा कार्बन है ना, दोनों के बीच में क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जो बॉन्ड बनेगा लाइक कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बॉन्ड बना ना, यहाँ से वाटर निकला था, यहाँ से देखिए यहाँ से वाटर निकला था, ये बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। बॉन्ड किसके बीच में बना, पहले और चौथे कार्बन के बीच में। इस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर होते हैं आपस में किस बॉन्ड की तरह जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
ये बॉन्ड एक जगह और आएगा, मैं आपको अभी बताऊंगी जब हम लोग बॉन्ड नेचर पढ़ेंगे। तो ये तो है एमाइलोज में लीनियर है, तो ये अल्फा डी ग्लू। अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहेंगे, अल्फा 1,4, 1 और पहले और चौथे कार्बन के बीच में ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इसको हमने नाम दिया अल्फा 1,4, अल्फा 1,4। तो एमाइलोज में क्या है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन ब्रांच का मतलब ये है कि एमाइलो, मेरी बात ध्यान से सुनना है, ब्रांच का मतलब ये है कि लीनियर भी है और जो ब्रांचिंग है एवरी 20 to 25th रेसिड्यू में ब्रांचिंग हो जाएगी। मतलब हर 20 से 25 ग्लूकोज के बाद एक ब्रांचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब मान लीजिए ब्रांचिंग यहाँ होनी है, तो 2 ग्लूकोज जब जुड़ा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है, अल्फा 1,4 बना है ना, अल्फा 1,4 लीनियर में अल्फा 1,4 होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ब्रांचिंग होने जा रही है, तो जब ब्रांचिंग होगी एक और ग्लूकोज यहाँ पे आएगा ना, तो जहाँ ब्रांचिंग होगी वहाँ पे एक और ग्लूकोज, और ये इस वाले ग्लूकोज का ये छठवां कार्बन है जिसमें CH2OH है ना, छठवें कार्बन पे क्या है, CH2OH है, और यहाँ पे पहले कार्बन पे क्या है, OH है और H है। तो इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे पहला कार्बन और यहाँ पे छठवें कार्बन के बीच में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। तो ब्रांचिंग पॉइंट पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ब्रांचिंग पॉइंट पे बॉन्ड बन रहा है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और लीनियर है तो अल्फा 1,4। तो एमाइलोपेक्टिन अगर ब्रांच है तो ब्रांचिंग में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ 2 बॉन्ड बनने जा रहे हैं ब्रांचिंग में। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया भी है। तो इस तरीके से ये एमाइलोपेक्टिन है। और हाँ, तो स्टार्च ब्रांच है लेकिन किसकी वजह से, एमाइलोपेक्टिन की वजह से। एमाइलोपेक्टिन फ्रैक्शन उसका ब्रांच है, बाकी एमाइलोज लीनियर है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो ग्लाइकोजन है, आपको पता है ग्लाइकोजन एनिमल में फूड स्टोर करता है ना, ग्लाइकोजन एनिमल में वो फूड स्टोर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लाइकोजन बिल्कुल किसके जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल एमाइलोपेक्टिन जैसा है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे, अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6। लेकिन तो ओनली डिफरेंस की हाईली ब्रांच्ड। हाईली ब्रांच का मतलब हमने बताया कि एमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग एवरी 20 to 25th रेसिड्यू पे होता है, लेकिन यहाँ ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग एवरी 8th to 10th रेसिड्यू पे होता है, एवरी 8 to 10th रेसिड्यू पे होता है। तो बताइए, समझ में आ चुकी है बात, ग्लाइकोजन और स्टार्च का स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, ओके, वेरी गुड। तो बताइए ग्लाइकोजन एकदम किसके जैसा है, एमाइलोपेक्टिन, लेकिन ये हाईली ब्रांच्ड है। सेलुलोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से आप देखेंगे तो सेलुलोज इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज का मतलब जब OH नीचे होगा, सॉरी OH ऊपर होगा पहले कार्बन का, तो उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। अब बीटा ग्लूकोज दो ग्लूकोज के बीच में फिर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा, ओके, वाटर निकल जाएगा। तो बॉन्ड लेकिन बनेगा बीटा 1,4। कौन सा बनेगा, बीटा 1,4। लेकिन सेलुलोज इज द लीनियर। सेलुलोज क्या है, लीनियर है, देयर इज नो ब्रांचिंग। क्या है, ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द काइटिन। काइटिन किसका बना है, काइटिन क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है। अगर हमने एक बीटा डी ग्लूकोज लिया, ठीक है, एक बीटा डी ग्लूकोज लिया, मतलब OH ऊपर है, पहला कार्बन, दूसरे कार्बन का OH तो नीचे ही है, बीटा डी ग्लूकोज लिया, बाकी तीसरे कार्बन पे H OH, चौथे कार्बन पे OH H, पांचवा कार्बन CH2OH, ये है ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इफ रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप या फिर एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप। एन एसिटाइल देखिए जगह की कमी की वजह से मिले NHCOCH3, एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप का मतलब NHCOCH3। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज, देखिए थोड़ा सा जल्दी से इसको देखना है। बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, या फिर NH2 के द्वारा रिप्लेस, अगर सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप
NH2 के द्वारा रिप्लेस हुआ, तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोसामाइन। क्या कहते हैं? ग्लूकोसामाइन। लेकिन अगर सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है तो इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। दैट मीन्स कि नैग, इसको हम क्या कहेंगे? नैग। तो ये बीटा डी नैग है। ये क्या है? बीटा नैग है। अब इसी नैग के पॉलीमर को ही हम काइटिन कहते हैं। तो काइटिन होमोपॉलीमर हुआ। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि काइटिन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा और फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। तो नैग का पॉलीमर क्या हुआ? काइटिन। नैग बना लेंगे। बुक रखिए, पेन रखिए, जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे बनाइए। बीटा डी ग्लूकोज बनाइए, उसका सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अगर आपने अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस किया तो वो ग्लूकोसामाइन हो गया। लेकिन अगर आपने एन एसिटाइल अमाइनो ग्रुप से रिप्लेस किया तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं? नैग कहते हैं। और नैग का ही पॉलीमर, अब एक नैग, तो ये तो OH तो है ही ना, पहला वाला, दूसरा नैग, तो चौथा वाला OH, इनसे क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नैग 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 बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते बनाते काइटिन बना लेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक ये था पूरा का पूरा। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी स्ट्रक्चर हमने देखे, आपको हेलिकल स्ट्रक्चर कहाँ दिखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ दिखा, एक तो स्टार्च में, एक तो ग्लाइकोजन में। तो ध्यान देना है कि एक होता है आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अब बस आपको ये जानना है कि आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या हुआ। आयोडीन टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आयोडीन टेस्ट वह जो आयोडीन को होल्ड कर सकता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो आयोडीन को होल्ड कर पाएंगे वही आयोडीन टेस्ट देंगे। तो स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से हेलिकल, क्योंकि वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया ना सेकेंडरी, क्योंकि ब्रांचिंग जहाँ पे है वहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया है। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन ही आयोडीन टेस्ट दे सकते हैं। सेलुलोज इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि सेलुलोज और काइटिन लीनियर है, देयर इज नो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो वी कैन से स्टार्च अगर दे रहा है आयोडीन टेस्ट डीप ब्लू कलर देता है, ग्लाइकोजन देता है तो वो ब्रिक रेड कलर देता है। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा पॉलीसेकेराइड। अब आ जाइए, अब आप पेज नंबर इस पे आएंगे 151 पे। इस पे दिया है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। यहाँ पे सबके बॉन्ड के बारे में दिया है जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो मतलब सारे के सारे मोनोमर्स किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो चलिए मुझे बताइए, पहले कार्बोहाइड्रेट्स में अभी आपने कौन सा बॉन्ड देखा? जल्दी बताइए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें एक जगह और देखने को मिलेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें एक जगह और देखने को मिलेगा, हम अभी इसको बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा। दूसरा बताइए मुझे, लिपिड्स मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में हमें कौन सा बॉन्ड देखने को मिला था? एस्टर बॉन्ड देखने को मिला था ना, ठीक है। तीसरा, प्रोटीन्स मतलब अमाइनो एसिड्स के बीच में हमें कौन सा बॉन्ड देखने मिला था? पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो हमने देखा था, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड की बात कर दिया है। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात कर दिया है तो न्यूक्लिक एसिड में कौन से बॉन्ड होने जा रहे हैं बताइए। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर मतलब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, ओके, और फॉस्फेट है, ठीक है। कितने फॉस्फेट अटैच? फॉस्फोरस है एक्चुअली, ये फॉस्फोरस है, 3 फॉस्फेट तक अटैच हो सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर है तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। जैसे एडेनिन है तो उसमें शुगर ऐड हुआ तो वो एडिनोसिन हुआ, और अगर उसमें एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड हो गया, अगर उसमें फॉस्फेट ऐड हो गया तो एडिनाइलिक एसिड हो गया, वो न्यूक्लियोटाइड है। तो एडिनाइलिक एसिड मतलब 3 फॉस्फेट ऐड हो सकता है, AMP, ADP, ATP, तीनों एडिनाइलिक एसिड है। इस तरीके से हमने पूरा आपको बताया था। आज न्यूक्लिक एसिड में देखिए नाइट्रोजिनस बेस, मान लीजिए ये पेंटोज शुगर है, दिस इज अ पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, जब आप शुगर का स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ठीक है, और ये है 5वां कार्बन। तो 5वें कार्बन पे यहाँ पे CH2OH होता है, और पहले कार्बन पे यहाँ पे OH H। बीटा शुगर लेते हैं, हमेशा हम बीटा शुगर लेते हैं, बीटा फॉर्म ऑफ शुगर लेते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाने के दौरान, न्यूक्लियोटाइड बनाने के दौरान। ये आपको याद रखना है, जब मैं मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगी तो पूछूंगी ये बात, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, OH CH2 है ना, ये कौन सा कार्बन है? ये 5वां कार्बन है।
ये तीसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पे OH नीचे है, H है। ये है पेंटोज शुगर, ये है पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है। राइबोज डीऑक्सीराइबोज में दूसरे कार्बन पे डिफरेंस होता है। दूसरे कार्बन पे अगर दूसरे OH ग्रुप हो तब तो ये राइबोज होगा, अगर H है तो डीऑक्सीराइबोज होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का फ़र्क आ जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो मान लीजिए ये राइबोज शुगर है। ओके, गॉट दिस। चलिए, दिस इज़ द पेंटोज शुगर। अब इस शुगर में हम लोग को नाइट्रोजनस बेस जोड़ देना है। शुगर में हम लोग को नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है। तो देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब है ना। जब नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस हमेशा पहले कार्बन से जुड़ता है। नाइट्रोजनस बेस और पहले कार्बन से जुड़ता है, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं, एन। तो बताइए मुझे, शुगर और बेस के बीच में, शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी वेरी IMP। दूसरी चीज़ यहाँ देखेंगे, ये शुगर है, जब इस पर फॉस्फेट ऐड होगा, मतलब फॉस्फोरस का जब भी आप HPO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ पे जो फॉस्फेट ऐड होता है, इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड। एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, कितना मैक्सिमम एक फॉस्फेट ऐड हो सकता है, 3, है ना। तो इन दोनों बॉन्ड को हम लोग फॉस्फो एनहाइड्राइड, इसको फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसको हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड, जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये हाई एनर्जी यील्ड, मतलब यील्डिंग बॉन्ड है। वी कैन से यही बॉन्ड तो टूटता है ना। मान लीजिए ये ट्राईफॉस्फेट ATP है, यहाँ पे एडेनिन जोड़ दिया। ये क्या जोड़ दिया मैंने, एडेनिन। तो एडेनिन प्लस शुगर एडिनोसिन हो गया, न्यूक्लियोसाइड। और एडिनोसिन एक फॉस्फेट जोड़ा मोनोफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट जोड़ा डाईफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट जोड़ा ट्राईफॉस्फेट, है ना। तो बताइए हमें एनर्जी किससे मिलती है, ये एक फॉस्फेट तोड़ा तो एक ATP तोड़ा, है ना, एक और फॉस्फेट तोड़ा तो एक और ATP। तो कहने का मतलब जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता। AMP को तोड़ पाते हो क्या आप, नहीं। ATP को तोड़ सकते हो, ADP को तोड़ सकते हो, AMP को नहीं। तो ये दो जो बॉन्ड है ना, आप पढ़े हो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ते टाइम आपने पढ़ा है कि एनर्जी कहाँ होती है, केमिकल बॉन्ड्स में होती है। और यही बॉन्ड है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, हाई एनर्जी यील्डिंग बॉन्ड है ये, ठीक है। इन्हीं के टूटने से एनर्जी मिलती है। तो यहाँ तक 3-4 बॉन्ड समझ में आया आपको, एन ग्लाइकोसिडिक, फॉस्फो एस्टर एंड फॉस्फो एनहाइड्राइड। अब एक और शुगर ला दिया हमने, एक और शुगर ला दिया। तो ये 5वां कार्बन है ना, 5वें कार्बन पे मान लीजिए CH2P है, CH2P है, ये तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अब इस फॉस्फेट और इसके, मतलब 5वें कार्बन, 5वें और इसका तीसरा कार्बन, इसका 5वां, इसका तीसरा, ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहलाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का डायरेक्शन बताइए जल्दी से, 3 प्राइम 5 प्राइम, तीसरा कार्बन, पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यही क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर, ठीक है, सारे बॉन्ड क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं दिया है आपको, DNA के बीच की लेंथ बताया है, 2 न्यूक्लियर। जैसे आपने देखा है कि न्यूक्लिक एसिड भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन्स हेट्रोपॉलीमर हैं, ये सब चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए आपको, कोई मुरव्वत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ओके। अमाइनो एसिड के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक है, फैटी एसिड एम्फीपैथिक है। जितना मैं बोल रही हूँ अगर आ रहा है तो मतलब कुछ तैयारी है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो वी कैन से कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि क्या कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि जैसे DNA हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया ना भाई, देखिए याद रखना है, ठीक है। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है वॉटसन क्रिक मॉडल। तो आपने देखा कि अगर मैंने एक DNA
यहाँ पे बना दिया। तो एक हेलिक्स के बीच, एक तो होता है माइनर ग्रूव, होता है मेजर ग्रूव, वो हम लोग डिटेल में मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे। एक हेलिक्स के बीच की जो लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक हेलिक्स में अगर मैं BDNA की बात करूं तो 10 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है ना। और एक बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब नैनोमीटर में तो आप निकाल ही लोगे। और इसकी जो विड्थनेस होती है वो कितनी होती है, इसकी विड्थनेस 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 नैनोमीटर होती है विड्थनेस इसकी, 20 एंगस्ट्रॉम मतलब 2 नैनोमीटर। तो इसी तरीके से इसको आप निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए आप यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। पेज नंबर 152 और आपको पता है कि एक ही हेलिक्स को हम लोग पिच कहते हैं, एक हेलिक्स को हम लोग पिच कहते हैं, और 2 बेस पेयर की पिच की लंबाई कितनी होगी, 35। एक हेलिक्स को पिच कहेंगे, याद रखना। पिच अगर पिच आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, 34, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पेयरिंग तो पता ही है कि कौन किससे पेयरिंग करता है, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, और कितने कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं डायनामो, पेज नंबर 152 पे डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो सबसे पहले व्हाट इज द डायनामिक स्टेट? डायनामिक स्टेट, डायनामिक स्टेट का मतलब नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो नहीं है, ठीक है। हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम में है क्या? देखिए कोई भी ऐसा सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाहता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में लेके जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है फिजिक्स या केमिस्ट्री के एंगल से अगर आप देखते हैं कि सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म वर्क अगर वो इक्विलिब्रियम में चला गया। लेकिन हम तो लिविंग है ना, हमारी बॉडी तो कंटिन्यूअस क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो वो इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगी, लेकिन उसको इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि डायनामिक स्टेट का मतलब होता है नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहले हम मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? देखिए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सम टोटल, आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके सम टोटल को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, हर एक लिविंग की ये डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। कहने का मतलब हर एक लिविंग में ये शो होता है। केमिकल रिएक्शंस मतलब बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी में कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हमें ये समझना है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्रोसेस। और सिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन प्रोसेस। क्या कहते हैं? ब्रेक डाउन प्रोसेस। और ब्रेक डाउन प्रोसेस ही कैटाबॉलिज्म कहलाता है। कहने का मतलब है कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ही मेटाबॉलिज्म है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, चलिए अब हमें बताइए कि मेटाबॉलिज्म में क्या हुआ कि इसमें जितनी भी प्रोसेस आती हैं, ठीक है, इसके मेटाबॉलिज्म के अंदर जो जितनी भी पाथवे हैं, जितनी भी प्रोसेस आएंगी उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे में जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ओके, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स। देखिए मेटाबॉलिक पाथवे समटाइम्स क्या हो सकता है, ये लीनियर भी होता है, सर्कुलर भी होता है। जैसे एकदम ध्यान से समझना है, जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हुआ तो फोटोसिंथेसिस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ये क्या बनाते हैं,
कार्बोहाइड्रेट में मतलब ग्लूकोज बना लिए। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना है, ये कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज बना, अगर हम ग्लूकोज को सेंट्रल कंपाउंड मान लें तो ग्लूकोज एक बार बना मतलब ये मेटाबोलाइट है, लेकिन ग्लूकोज फिर यही प्लांट उस ग्लूकोज को अपनी एनर्जी के लिए तोड़ भी देता है। ग्लाइकोलिसिस होता है ना, तो ग्लूकोज फर्दर टूट जाता है। कहने का मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, सब कुछ चलता रहता है। ओके, तो ये ग्लूकोज जो मेटाबोलाइट है, कहने का मतलब ये है कि जो कभी किसी का प्रोडक्ट था वो कभी किसी का सबस्ट्रेट भी हो सकता है। तो ये एकदम वी कैन से कि एकदम लिंक होती हैं एक दूसरे से सारी की सारी प्रोसेस। तो यहाँ पे ग्लूकोज टूट गया, तो ये तो एनाबॉलिक प्रोसेस थी, लेकिन जब ग्लूकोज टूटा तो ये क्या था? कैटाबॉलिक प्रोसेस, है ना? कैटाबॉलिक प्रोसेस टूटा ना, ठीक है। तो मेटाबॉलिक पाथवेज लीनियर भी हो सकते हैं, सर्कुलर। जैसे ग्लाइकोलिसिस आप देखिए लीनियर है, लेकिन अगर क्रेब्स साइकिल आप देखेंगे तो क्या है? सर्कुलर है। बात समझ में आ रही है? तो ये है मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट। हालांकि आप बस इतना जानते रहिए कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, हमने बताया कि यहाँ पे ये इंटरलिंक्ड होते हैं लाइक द वी कैन से ट्रैफिक। जो भी आपके ट्रैफिक्स होते हैं, देखिए यहाँ पे पेज नंबर इसमें आ जाइएगा आप 152 पे। तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे से सारे के सारे में जो ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी, ये दिया हुआ है ना, कन्वर्टेड इन ईच अदर इन सीरीज ऑफ लिंक्ड or called as metabolic pathways. These metabolic pathways are similar to the automobile traffic in a city. तो बात समझ में आई? तो अब यह समझना है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो another feature है, another feature of these is that every chemical reaction is catalyzed reaction. जितने भी केमिकल रिएक्शन है, बहुत अच्छे से इसको समझना। हमने क्या कहा? मेटाबॉलिज्म का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैटालाइज्ड रिएक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक वी कैन से कि एक ऐसी सिंगल, हम कह सकते हैं कि देयर इज नो सिंगल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। हमारी बॉडी में कोई भी एक ऐसा रिएक्शन नहीं है जो अनकैटलाइज्ड होगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में घुल रहा है तो ये क्या बनाता है? बाइकार्बोनिक एसिड। और ये एक फिजिकल प्रोसेस है, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिर भी ये क्या है? कैटलाइज्ड है। याद करिए ये कैटलाइज्ड क्यों है? क्योंकि ये आरबीसी के अंदर होती है और यहाँ पे एंजाइम सबसे फास्टेस्ट एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। सो देयर इज नो सिंगल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। तो इसीलिए, और इस कैटालिसिस का क्या वी कैन से कि कैटालिसिस का इंपॉर्टेंस क्या है कि कैटालिसिस क्या करते हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी फास्ट कर देते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट। अब ये समझिए कि मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट में क्या कनेक्शन है, लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म में क्या कनेक्शन है। तो मेरी बात एकदम ध्यान सुनना। अभी हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। अब आपको ध्यान से समझना है, जो भी लिविंग स्टेट है, एवरी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है, एवरी केमिकल रिएक्शन, वो क्या कर, वो किस में जाना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम में। लेकिन हमने कहा कि फिजिक्स के व्यू से अगर आप देखेंगे तो सिस्टम कैन नॉट परफॉर्म इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब देखिए लिविंग स्टेट क्या है? लिविंग स्टेट अगर इक्विलिब्रियम में चला जाए तो वर्क नहीं हो पाएगा। तो लिविंग स्टेट कंटिन्यूअसली क्या होता है कि वहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम में जाने से रोका जाता है। इक्विलिब्रियम में जाने से रोका जाता है। इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है, जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और वो एनर्जी कहाँ से आया? दैट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। वो एनर्जी आया मेटाबॉलिज्म से। अगर मेटाबॉलिज्म में एनर्जी नहीं देता तो वो अपने आप, लिविंग स्टेट अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाने से रोक नहीं पाता, तो लिविंग स्टेट ही नहीं होता। तो कहने का मतलब लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। सिनोनिमस का मतलब अगर देयर इज़ नो मेटाबॉलिज्म देयर विल बी नो लिविंग स्टेट। ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 153 पे दिया है। एकदम लास्ट में देखिए
Hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform. A living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. This is achieved by energy input. Metabolism provide energy, ठीक है. Hence the living state and the metabolism are synonymous. Without metabolism there can't be a living state. बात समझ में आ गई. अगर लिविंग स्टेट अपने आप को इक्विलिब्रियम में जाने से कैसे रोकता है? एनर्जी दे के रोकता है. और एनर्जी कहाँ से मिलती है? मेटाबॉलिज्म से. अगर मेटाबॉलिज्म ना हो तो लिविंग स्टेट रह ही नहीं जाएगा. ठीक है. सो मेटाबॉलिज्म और लिविंग स्टेट एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिमस हैं. कम टू द नेक्स्ट 154 पेज पे आ जाइए. पेज नंबर 154 पे आइए. 154 पे दिया है एंजाइम्स. एंजाइम्स तो हमें, क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो हम इसकी डिस्कवरी पे नहीं जा रहे हैं. एंजाइम्स क्या है? लाइक प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है. सेम इसी तरीके से एंजाइम्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है. लेकिन मोस्टली एंजाइम्स किस में होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर. क्योंकि हमने बताया है कि क्योंकि एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. हमने आपको बताया था प्रोटीन पढ़ाते टाइम हमने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. तो एंजाइम भी तभी एक्ट कर पाएगा जब वो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो. ओके. तो एंजाइम यहाँ पे मोस्टली देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों स्ट्रक्चर में होते हैं. लेकिन जो एफिशिएंट एंजाइम होते हैं या फिर जो बायोलॉजिकली एक्टिव एंजाइम होते हैं वो किस में होते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर में. तो देखिए एंजाइम्स आर क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. एक्सेप्ट सम न्यूक्लिक एसिड एंजाइम. कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है जिसको हम कहते हैं आरएनए एंजाइम्स. न्यूक्लिक एसिड में आरएनए एंजाइम्स, और आरएनए एंजाइम्स को कहते हैं राइबोजाइम्स. दो जैसे देखिए 23SR आरएनए इन बैक्टीरिया, ये राइबोजाइम है. इसके अलावा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम. हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा. और इसके अलावा राइबोन्यूक्लियस पी. ठीक है. ये तीन एंजाइम. जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम आएगा जिसको हम आरएनए एंजाइम कहते हैं. ठीक है ना. तो ये है एंजाइम्स मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस. नॉट ऑल एंजाइम्स प्रोटीनेशियस. मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस. सम आर नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड. तो नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंजाइम है. ओके, गॉट दिस. चलिए अब हम देखते हैं कि एंजाइम अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में है. देखिए प्रोटीन वाला जब लेक्चर आप देखेंगे, अभी पिछला लेक्चर जब आप देखेंगे तो हमने बताया था कि अगर ये टर्सरी स्ट्रक्चर में है तो ये काफ़ी फोल्डिंग होगी इसमें. क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड का बना होगा. तो आपस में ये बॉन्डिंग किससे किए होंगे? अमाइनो एसिड में बॉन्डिंग पेप्टाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है. तो ये काफ़ी क्या बनाएंगे? फोल्डिंग अपॉन ईच अदर. ठीक है. एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग पे फोल्डिंग. और जब ये फोल्डिंग बनाएंगे तो कहीं कहीं पे ऐसे दरारें बनेंगी, कहीं कहीं पे ऐसे पॉकेट्स बनेंगे. ठीक है ना. तो वही दरारें और पॉकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. क्या कहते हैं? एक्टिव साइट. एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और जहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है. वेरी IMP. ठीक है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. तो एक्टिव साइट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है. मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से ही कम्पीट करता है. गॉट दिस. तो ये हमें समझ में आ गया. एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है. लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे आर्की बैक्टीरिया हो गए, ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं. जैसे जिसको हम थर्मोस्टेबिलिटी कहते हैं. क्या कहते हैं? ये थर्मल स्टेबिलिटी शो करते हैं. थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो हॉट वेंट्स के और अगेन हॉट हाइड्रोथर्मल
वेंट्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सल्फर स्प्रिंग के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये थर्मल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। इनके अंदर जो एंजाइम है, हमने बताया था हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट का मतलब हमने पिछले लेक्चर में अपने बताया था वहाँ पे जब हम एंजाइम पढ़ रहे थे, तो कि जो ओशियन जो समुद्र होता है उसके सरफेस पे उसके वीकेंड से उसके फ्लोर पे जो ओशियन के अंदर जो इकोसिस्टम होता है एकदम उसके ग्राउंड के नीचे, वो उसको हम लोग कहते हैं हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट। और एक बात और याद रखना, दिस इज़ द ओनली इकोसिस्टम विच इज़ नॉट ड्राइवन बाई सोलर एनर्जी, दैट इज़ ड्राइवन बाई जियोकेमिकल एनर्जी, ठीक है ना। ओनली इकोसिस्टम, पूरा बायोस्फीयर में केवल एक ऐसा इकोसिस्टम है विच इज़ नॉट ड्राइवन बाय द सोलर एनर्जी, दैट इज़ ड्राइवन बाय द जियोकेमिकल एनर्जी। ओके, हम लोग इकोलॉजी में इसको पढ़ेंगे। तो ये सब थर्मल स्टेबिलिटी इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे एक आर्की बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। अब थर्मस एक्वेटिकस के अंदर एक डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज। क्या है? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज कहाँ यूज़ होता है? पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन। अब क्योंकि टैक का मतलब टी फॉर थर्मस, एक्यू का मतलब एक्वेटिकस, ये बहुत हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जब हम एक्सटेंशन प्रोसेस में पीसीआर देखते हैं ना, तो वहाँ पे इसके स्टेप्स आते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, तो जब वहाँ पे मैं बताऊँगी। तो ये सभी ये थर्मल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। तो ये है एंजाइम का पूरा, कैसे एंजाइम के बारे में जो भी है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है? अगला जो टॉपिक है आपका, एकदम बुक सामने होनी चाहिए भाई। देखिए, अगला है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में आप ये समझिए कि हमारे पास दो प्रोसेस होती है। हम कहते हैं कि कोई चीज़, किसी को हम फिजिकल प्रोसेस कैसे कह सकते हैं और किसी को हम केमिकल प्रोसेस कैसे कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कि कोई फिजिकल रिएक्शन है और कैसे कह सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस है। देखिए, फिजिकल प्रोसेस हम उसे कहेंगे। फिजिकल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको हल्के में नहीं लेना भाई। एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है और आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल प्रोसेस हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे केवल और केवल शेप में चेंज हो। अगर शेप साइज में चेंज हो पहली चीज़, और दूसरा स्टेट में चेंज हो, तो उसको हम फिजिकल। देयर इज नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, देयर इज नो ब्रेकिंग एंड मेकिंग, नो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग नहीं। जबकि केमिकल प्रोसेस में क्या होगा? बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, बॉन्ड टूटेगा और बनेगा। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग नहीं हो रही है तो वो फिजिकल। जैसे हमने आटा गूथा है ना, तो शेप साइज में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? उसको गूथा, उसको रोटी बनाया, ठीक है, मान लीजिए रोटी बनाया, फिर से उसको बिगाड़ दिया, तो ये क्या है? दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस। स्टेट चेंज मतलब हमने वाटर लिया, आइस लिया, ठीक है, आइस से वाटर बन गया, वाटर से वेपर बन गया, तो दिस इज़ द स्टेट। क्या वाटर का कोई बॉन्ड टूटा? यहाँ पे नहीं टूटा, तो दिस इज़ द फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब बॉन्ड की मेकिंग और ब्रेकिंग होगी। जैसे मान लीजिए स्टार्च किस में टूट रहा है? स्टार्च टूट रहा है ग्लूकोज में। आपको पता है ना, स्टार्च ग्लूकोज का अभी हमने बताया था। तो ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट रहा है भाई। स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो बॉन्ड टूट रहा है। ओके, तो ये क्या है? केमिकल प्रोसेस है। अगर हम कहें कि किसी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस की रेट का मतलब क्या होता है, तो रेट का मतलब ये होता है, प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, टोटल प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अच्छा, आपको पता है रेट और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? रेट को ही हम वेलोसिटी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो, क्योंकि रेट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, एंड रेट इज द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है। और रेट को हम वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं। कब कहेंगे? जबकि डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो। आपको पता है किसी केमिकल या फिर
अब हमें ये देखना है किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। एक जनरल थंब रूल कहता है कि अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो रेट डबल हो जाता है, और अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देते हैं तो रेट हाफ हो जाता है। कहने का मतलब अगर पहले रेट x था तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे ये 2x हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट x था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट 2x हो जाएगा, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट x/2 हो जाएगा। यही होगा ना, मतलब रेट 10 डिग्री बढ़ाया तो टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया तो रेट बढ़ गया, डबल हो गया, और रेट 10 डिग्री घटाया तो रेट हाफ हो गया। टेम्परेचर 10 डिग्री घटाया तो रेट भी टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है। गॉट द पॉइंट। अब देखिए, अगर कोई रिएक्शन है, कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में कौन फास्ट होती है? कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में आपको पता है कि जो कैटालाइज्ड रिएक्शन है वो काफ़ी फास्ट होती है। कैटालाइज्ड का मतलब जो एंजाइमेटिक, जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो आरबीसी के अंदर किस एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्राइज के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं। फिर आपको पता है बाइकार्बोनेट आयन टूट भी जाता है H+ और बाइकार्ब आयन में, है ना। ये भी यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये भी यहाँ पे भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ये रिएक्शन आरबीसी में भी होती है और प्लाज्मा में भी होती है, याद रखना है। आरबीसी में होती है, प्लाज्मा में भी होती है, ये हम लोग बहुत ध्यान से पहले आपको समझना है। दोनों जगह कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जरूरत हो। ये रिएक्शन आरबीसी के अंदर भी होती है और प्लाज्मा के अंदर भी होती है, ठीक है, इतना ध्यान देना है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि जो बाइकार्बोनेट है ये एंजाइम के एब्सेंस में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, बनेगा, लेकिन तब इसका जो टर्नओवर है, टर्नओवर एक टर्म है, टर्नओवर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म पर यूनिट टाइम, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आप कहते हो ना कितने का टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब अंतिम प्रोडक्ट कितना बना है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम आप सेकेंड, आवर या फिर मिनट ले सकते हो। तो टर्नओवर इसका कितना है? अगर ये इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम हो तो 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइकार्बोनिक एसिड पर आवर बनेगा, 1 घंटे में 200। लेकिन अगर यहीं पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है तो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि एंजाइम ने इसकी जो एक्टिविटी को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया है, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की स्पीड को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा दिया। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज़ है कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में। ओके, नाउ अब हम लोग आते हैं कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, एंजाइम का काम क्या है। तो देखिए भाई, एंजाइम का सीधा काम है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होते हैं। एक मिनट वेट। एंजाइम के पास क्या होते हैं? एक्टिव साइट्स होते हैं, और एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करता है? सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है। तो दिस इज एंजाइम, दिस इज सबस्ट्रेट। ये क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये ट्रांजिशनल स्टेट है। ट्रांजिशनल स्टेट का मतलब कि ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेट अनस्टेबल होते हैं। और ट्रांजिशनल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह नहीं पाएगी, अनस्टेबल है, तो ये फिर एक एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में चेंज होने लगेगा और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा, एंजाइम फिर से फ्री हो जाएंगे और ये एंजाइम आके फिर से सबस्ट्रेट से बाइंड करना शुरू कर देगा। गॉट द पॉइंट। अब एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम क्या करते हैं कि ये सबस्ट्रेट से बाइंड करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? कैसे बाइंड करेंगे? देखिए, आपने पढ़ा है लॉक एंड की मॉडल, है ना। लॉक एंड की मॉडल का मतलब ये होता है कि एंजाइम लॉक की तरह है और सबस्ट्रेट की तरह होता है और उसमें जाके सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। लेकिन एक और मॉडल होता है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल
एक साइंटिस्ट हैं डेनियल कोसलर ने ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि एंजाइम ताले की तरह होता है और सबस्ट्रेट चाबी की तरह होता है, मतलब जाके सबस्ट्रेट फिट हो गया बाकी कुछ चेंजेस नहीं, ऐसा नहीं है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का मतलब ये है कि एंजाइम के पास जो एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट जाके वहाँ पे बाइंड करता है और सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद एंजाइम के जो शेप एंड साइज़ को मॉड्यूलेट कर सकता है, अल्टर कर सकता है। तो क्या हुआ ये कि एंजाइम ने क्या किया, बहुत ध्यान से समझना है। एंजाइम ने पहले सबस्ट्रेट बाइंड किया एक्टिव साइट पे, उसकी एक्टिव साइट में फिट हो गया। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर, पेज नंबर 157 पे मैं पढ़ा रही हूँ। बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम प्रोडक्ट। तो देखिए हुआ क्या, एंजाइम ने सबस्ट्रेट से बाइंड किया, ठीक है, उसके एक्टिव साइट में जाके फिल हो गया। अब एंजाइम ने क्या किया, सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट ने एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच जो बॉन्ड है उसको बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का नया बॉन्ड बनाएगा, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। यही हुआ ना। तो कहने का मतलब जब सबस्ट्रेट ने एंजाइम से बाइंड किया तो एंजाइम का शेप थोड़ा सा अल्टर होता है ताकि वो सबस्ट्रेट को टाइटली फिट कर सके। ओके, तो ये है एंजाइम का इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बात समझ में आ रही है। अब हमें ये देखना है कि एंजाइम में रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। जब एंजाइम कोई भी रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है और एब्सेंस में हो रही है तो चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ऐसे समझना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप समझिएगा कि मान लीजिए हमने क्या किया कि एक, देखिए आप ये कहाँ देखेंगे, आप ये देखेंगे पेज नंबर 155 पे, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जेशन, पेज नंबर 156 या 155 पे। एक दो टाइप की रिएक्शन है, एक होती है एक्सोथर्मिक और दूसरी होती है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जैसे अब देखिए किस रिएक्शन को आप एक्सोथर्मिक कहेंगे, किसको एंडोथर्मिक कहेंगे। हमने एक्स एक्सिस पे लिया रिएक्शन प्रोग्रेस और वाई एक्सिस पे लिया एनर्जी। क्या लिया, एनर्जी। अब मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, मान लीजिए सबस्ट्रेट यहाँ पे है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। समझना है इसको ध्यान से। अब अगर देखिए मैंने सबस्ट्रेट को यहाँ क्यों रखा भाई, इतना बताइए। सबस्ट्रेट के पास पहले से तो कुछ एनर्जी होगी, अगर किसी के पास मास है तो उसके पास पहले से एनर्जी होगी। तो मान लीजिए सबस्ट्रेट की एनर्जी पहले से इतनी है। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनाने के लिए उसे एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरना होगा और ट्रांजिशन स्टेट से गुजरने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बात को समझिएगा। तो मान लीजिए सबस्ट्रेट को यहाँ गया और इसने प्रोडक्ट बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुना, देखिए पूरा का पूरा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड है। अब सबस्ट्रेट के पास पहले से इतनी एनर्जी है तो इतनी एनर्जी तो चाहिए ना उसे, पहले से इतनी एनर्जी है तो इतनी एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी को जब मिनिमम एनर्जी जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्टेज में आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया है S हैज़ टू गो मच हायर एनर्जी स्टेट, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी ऑफ S फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट। मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ S फ्रॉम द ट्रांजिशन स्टेट के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ S है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ये है, इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है, ट्रांजिशन स्टेट और एवरेज एनर्जी ऑफ एस के डिफरेंस को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जिसे देने पर सबस्ट्रेट के पास पहले से एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जिसे देने पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, चलिए अब मान लीजिए कि ये एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है,
तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, मान लीजिए सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया अभी मैं इसको आपको बताऊंगी। अब देखिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर दिया। एंजाइम का काम क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देना, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है तो वहाँ पे एक्टिव साइट के पास बॉन्ड मेकिंग होता है। ठीक है, बॉन्ड बनता है और बॉन्ड बनने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। बॉन्ड बनने की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को रिलीज करके वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। भाई एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब पहले से कुछ और एनर्जी जनरेट हो रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्वियसली कम हो जाएगी ना भाई। कहने का मतलब देखिए एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, जब वो एंजाइम तो प्रोटीन ही है ना, प्रोटीन ही है ना, तो इसके पास जो एक्टिव साइट उसमें वो सब अमाइनो एसिड से ही तो बना है। तो अमाइनो एसिड का जो साइड चेन है उससे और सबस्ट्रेट के बीच में बॉन्ड बनेगा, उससे और सबस्ट्रेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने की प्रोसेस एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी जब एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो पहले ही वहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी ना। समझ में आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एंजाइम क्या करता है, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग। अब देखिए मान लीजिए सबस्ट्रेट को यहाँ तक जाने में या यहाँ तक जाने के लिए हमने एनर्जी दिया, मान लीजिए एनर्जी हमने दिया 20 जूल एनर्जी दिया, 20 जूल एनर्जी दिया, ठीक है ना, 20 जूल या मान लीजिए 40 जूल एनर्जी दिया। 40 जूल जब एनर्जी देंगे तो सबस्ट्रेट चला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में। अब यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा। जब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा तो अब यहाँ पे जब प्रोडक्ट बनाना शुरू करेगा तो नए बॉन्ड बनेंगे ना भाई, नए बॉन्ड बनेंगे, फिर से एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होगी। जब एनर्जी रिलीज़ होना शुरू होगी तो आपको ये समझना है कि इसने एनर्जी रिलीज़ कर दी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी इसने, ज़्यादा। हमने 40 जूल दिया, इसने एनर्जी रिलीज़ कर दी 60 जूल। प्रोडक्ट ने एनर्जी रिलीज़ कर दी 60 जूल। एनर्जी तो ये पूरी इन्हीं लोगों की है ना भाई, सबस्ट्रेट के पास पहले से एनर्जी थी, लेकिन इसको इस स्टेट में जाने के लिए हमने 40 जूल दिया, लेकिन जब ये एनर्जी रिलीज़ किया प्रोडक्ट 60 जूल। अब एक बात बताइए, प्रोडक्ट ने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी तो प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी बची ना, है ना। तो इसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी तो फिर से इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से कहीं एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो 60 जूल एनर्जी, हम इसी को फिर से वापस इसको बनाने के लिए 40 जूल ही चाहिए। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है और एक्सोथर्मिक, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब यहाँ पे बाहर से आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी रिएक्शन को बार बार कराने के लिए। अब देखिए प्रोडक्ट ने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी तो उसके पास बचा कम, सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा है, सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा बचा है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब, एंथैल्पी का मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा S। तो प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है बची है और सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। सेम ये रिएक्शन देख लेते हैं, बस यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए हमने 40 जूल एनर्जी दी, लेकिन प्रोडक्ट ने 20 जूल निकाली। तो क्या हुआ, इसको फिर से रिएक्शन कराने के लिए हमने एक्स्ट्रा एनर्जी 20 जूल और कहीं से लेके आना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो अगर ऐसी रिएक्शन में एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ रही है तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे तो एनर्जी बच जा रही है, इसको हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, एंडोथर्मिक। तो देख लीजिएगा ऊपर, अब यहाँ पे एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक में डेल्टा H तो पॉजिटिव आएगा ना भाई, क्योंकि प्रोडक्ट पास एनर्जी बची बहुत है, निकाली इसने कम ही है। तो डेल्टा H डेल्टा P माइनस डेल्टा S है ना, तो ये पॉजिटिव। एंडोथर्मिक में डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आती है। आप याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट की एनर्जी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द, वी कैन से, चेंजिंग ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट।
सबस्ट्रेट के पास पहले से कुछ एनर्जी है और उसको प्रोडक्ट में जाने के लिए जो एनर्जी, मिनिमम एनर्जी चाहिए, वही क्या है, वही है एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग देखते हैं कि एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। कौन कौन से फैक्टर, देखिए पहला फैक्टर है पीएच, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पहले हम लोग देख लेते हैं टेम्परेचर। देखिए भाई, अगर आप क्योंकि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मतलब ये वर्क कहाँ करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। किस पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ग्राफ इनका कैसा आएगा, ग्राफ आएगा बेल शेप्ड। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, यहाँ पे भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, एक्टिविटी डिक्लाइन होगी। और टेम्परेचर घटा रहे हो तब भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, घटेगी। मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर के दोनों तरफ एक्टिविटी घट ही रही है। तो हमने सेम इसी तरीके से देखिए आप, पीएच, हर एक एंजाइम का अपना ऑप्टिमम पीएच है। उससे कम किया, ज़्यादा किया तो भी उसका जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी। जैसे आपको पता है सेलिवरी अमाइलेज का पीएच 6.8 है, स्टमक में पीएच जो पेप्सिन का पीएच है वो 1.8 पे काम करेगा, लेकिन ट्रिप्सिन अपने 7.8 पे काम करेगा। सबका अपना ऑप्टिमम पीएच है, उससे घटाएंगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो पीएच और टेम्परेचर, पीएच और 1 मिनट, ये है पीएच और टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या है, एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। अरे मैं क्या रही हूँ, एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर। ये है टेम्परेचर और पीएच को हमने एक्स एक्सिस पे हमेशा हम इंडिपेंडेंट पैरामीटर रखते हैं। तो इंडिपेंडेंट टेम्परेचर और पीएच तो इंडिपेंडेंट है ना, एंजाइम एक्टिविटी के हम बाद वाई एक्सिस पे हम हमेशा, थोड़ा सा मेरा दिमाग घूम गया था। देखिए ये क्या है, बेल शेप्ड आएगा। पीएच और टेम्परेचर दोनों का ग्राफ याद रखना, एग्जामिनर आपको घुमाता है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस, तो ध्यान देना एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो किसी पे डिपेंड नहीं है, पीएच और टेम्परेचर डिपेंड नहीं है, एंजाइम एक्टिविटी डिपेंडेंट है। ठीक है, अब तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब ये है, आप सबस्ट्रेट को घटाते बढ़ाते हो तो क्या है, जैसे सपोज करिए हमारे पास एक एंजाइम है, इसमें 100 एक्टिव साइट है। कितने हैं, 100 एक्टिव साइट्स है। तो हमने क्या किया, हमने 100 सबस्ट्रेट, पहले हमने 10 सबस्ट्रेट लिया तो कितना प्रोडक्ट बना, 10 प्रोडक्ट बना। हमने 50 सबस्ट्रेट लिया तो कितना प्रोडक्ट बना, 50 प्रोडक्ट। हमने 100 सबस्ट्रेट लिया तो कितना प्रोडक्ट बना, 100 प्रोडक्ट बना। हमने 110 सबस्ट्रेट लिया तो भी 100 ही प्रोडक्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि एक्टिव साइट तो 100 है, सबस्ट्रेट कितना बाइंड कर पाएगा, 100 ही। तो प्रोडक्ट तो हमने चाहे जितना ले लेना भाई, 1000 2000 सबस्ट्रेट, लेकिन बनेगा एक बार में प्रोडक्ट 100 ही। तो कहने का मतलब अगर हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है, इस पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट रख दिया और इस पे हमने वेलोसिटी रख दी एंजाइम की। क्या रख दी, वेलोसिटी। तो एक बार जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते गए वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती गई और एक ऐसा टाइम आया वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं वी मैक्स। क्या कहते हैं, वी मैक्स। वी मैक्स वो पॉइंट है जहाँ पे, मेरी बात एकदम ध्यान सुनना है, वी मैक्स वो पॉइंट है जहाँ पे एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। मतलब जहाँ पे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट फुल्ली सैचुरेटेड हो जाते हैं विद द सबस्ट्रेट। वी मैक्स वो पॉइंट है जहाँ पे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से फुल्ली सैचुरेटेड हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं वी मैक्स। तो एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। आर यू गेटिंग? ठीक है, अब ये ध्यान देना है कि वी मैक्स का हाफ, वी मैक्स का हाफ, यहाँ पे मैं लिख दूँ वी मैक्स हाफ, इसको हम लोग कहते हैं Km वैल्यू। क्या कहते हैं, Km वैल्यू। जल्दी बताइए Km वैल्यू क्या है भाई, बताइए Km वैल्यू क्या है।
Km वैल्यू सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है, Km वैल्यू सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जहाँ पे एंजाइम की वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो Km वैल्यू अगर आपने घटाया बढ़ाया, तो अगर Km वैल्यू घटाया तो एंजाइम की वेलोसिटी, वी कैन से एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी बढ़ जाएगी। Km वैल्यू कम है मतलब एक्टिव साइट कम भरा है, तो सबस्ट्रेट से एफिनिटी बढ़ जाएगी। और अगर आपने Km वैल्यू बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उस एंजाइम की सबस्ट्रेट से एफिनिटी घट जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? तो Km वैल्यू बढ़ाया, सबस्ट्रेट से एफिनिटी घट गई, Km वैल्यू घटाया, सबस्ट्रेट से एफिनिटी बढ़ गई। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये है आपका वी कैन से Km। ये यहाँ से हम लोग ये जो Km वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं माइकेलिस कांस्टेंट। क्या कहते हैं? माइकेलिस कांस्टेंट। इसको हमने एंजाइम में डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, रिवीजन पढ़ रहे हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा सकती। अगर आपको पढ़ना है तो मेरे एंजाइम वाले लेक्चर में जाके देख लेना है इसको बहुत डिटेल में, ठीक है। तो ये है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा? हाइपरबोलिक ग्राफ। फैक्टर्स हो गया। चलिए अब हम लोग इनहिबिशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब ये है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखिए, इनहिबिटर वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एक्टिविटी को क्या कर देते हैं? या तो कम कर देते हैं या तो एंजाइम को पूरी तरह से सप्रेस कर देते हैं, एंजाइम को काम ही नहीं करने देते हैं। इनहिबिटर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव, और दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इनका आपको इनमें फ़र्क समझना है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में आपको फ़र्क समझना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आप उसे कहते हो जो एक्टिव साइट से ही बाइंड करना, जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट के जैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये एंजाइम बना दिया और एंजाइम में ये सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कुछ ऐसे, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, दोनों जाके एक्टिव साइट में फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इनहिबिटर आर एक्चुअली द सबस्ट्रेट एनालॉग, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, मतलब बिल्कुल किसके लगभग हम कह सकते हैं सबस्ट्रेट जैसा ही होता है, और वो बाइंड वो कम्पीट करता है एक्टिव साइट से ही। एक्टिव साइट से ही झगड़ा होता है दोनों का, एक्टिव साइट से ही झगड़ा होता है दोनों का। तो मान लीजिए यहाँ पे है कि यहाँ पे 100 एक्टिव साइट हैं, तो 50 पे इनहिबिटर बाइंड कर लिए और 50 पे सबस्ट्रेट बाइंड कर लिए, ठीक है। क्या इस इनहिबिशन को रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, इस इनहिबिशन को ओवरकम किया जा सकता है। कैसे? सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा के। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन खूब कर दीजिए भाई, है ना। जैसे 100 एक्टिव साइट है, 50 पे इनहिबिटर बाइंड किया है, 50 पे सबस्ट्रेट बाइंड किया है, सबस्ट्रेट को और बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए, वो इनहिबिटर को भगा देगा वहाँ से। तो वी कैन से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स, बाई इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ सबस्ट्रेट एंड दे कम्पीट फॉर द एक्टिव साइट विद द सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट से उनका झगड़ा एक्टिव साइट के लिए ही होता है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं सक्सीनिक, जो एंजाइम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्रेब्स साइकिल का ओनली एंजाइम है, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ाया है। ओनली एंजाइम जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और यही कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड बनाता है ये। और ये क्या करता है? ये करता है सक्सीनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करता है, सक्सीनिक एसिड को फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे क्या बनता है? एक FADH2। पूरे के पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में FADH2 यही बनता है, ये भी आपको बात याद रखने की ज़रूरत है। पूरे के पूरे सेलुलर रिएक्शन में सेलुलर रेस्पिरेशन में FADH2 एक ही जगह बनता है, 2 FADH2 2 सक्सीनिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो FADH2 बनता है। और इसी FADH2 का ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड पे ये करवाता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसी के को FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चरल एनालॉग है मैलोनिक एसिड। मैंने बाकायदा डायग्राम बना के आपको समझाया है जब एंजाइम पढ़ा रही थी।
ये मेलोनिक एसिड जाके इस सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज से के एक्टिव साइट से बाइंड करने की कोशिश करने लगता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कुछ इसके और एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने बताया कि मेथनॉल पॉइजनिंग। मेथनॉल पॉइजनिंग देखिए, एक्चुअली में जो अल्कोहल हम लोग पीते हैं वो क्या होता है, वो होता है एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल क्या है, C2H5OH, और इसका एंजाइम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। उसका एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये किसी के लिए किसी की भलाई के लिए ये हो सकता है। आप अगर ऐसा कर सकें तो इसको ज़रूर करिएगा, मेरी बात मान के, कि एक्चुअल में जो अल्कोहल है वो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, हम जो इथाइल अल्कोहल लेते हैं वो हमारी बॉडी में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसका एंजाइम क्या है, ये इसका एंजाइम अल्कोहल, ये सबस्ट्रेट है, ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है या एस्टल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होता है, एस्टल्डिहाइड में। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। लेकिन गलती से आप कभी सुनते हो जहरीली शराब पी लिया उसने, उसकी मौत हो गई, तो जहरीली शराब इज़ एक्चुअली द मेथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल भी सेम एंजाइम से बाइंड करके वो फॉर्मल्डिहाइड बनाने लग जाता है, और फॉर्मल्डिहाइड इज़ हाईली टॉक्सिक, जिससे पेशेंट जो पर्सन होता है उसकी आंख जलने लगती है, उसको वॉमिटिंग होने लगता है, उसको फिट्स आने लगते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें से। अगर आप समय रहते आपको लगे कि वो जहरीली शराब पिया है, अगर ऐसा कुछ सिम्टम आना शुरू हो गया, तो आप अब इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इस इनहिबिशन को या इस रिएक्शन को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको एथिल अल्कोहल पिलाइए। जिसने गलती से जहरीली शराब पी ली है उसको फिर इथिल अल्कोहल पिलाइए, तो वो क्या करेगा, वो मेथिल अल्कोहल को एक्टिव साइट से हटाना शुरू कर देगा। जहाँ फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था वहाँ अपने बाइंड करके एस्टल्डिहाइड बनाने लग जाएगा। तो टॉक्सिसिटी धीरे धीरे, एंजाइम फ्री ही नहीं रहेगा। अगर आपने एथिल अल्कोहल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो एंजाइम तो एथिल अल्कोहल से बाइंड, क्योंकि एंजाइम एथिल अल्कोहल ज़्यादा है तो उसने एथिल अल्कोहल से बाइंड करना शुरू कर दिया और एस्टल्डिहाइड बनाने लग जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड का कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगा। तो ये भी मेथनॉल पॉइजनिंग भी इसका एग्जाम्पल है। कुछ सल्फा ड्रग्स होते हैं, उसके बारे में भी बहुत डिटेल नहीं जा रही हूँ मैंने, क्योंकि डिटेल पढ़ाया। सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं। ये बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने में रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन को रोकने में रोल प्ले करते हैं। गॉट दिस पॉइंट। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, हाँ 1 घंटे से ऊपर। अब हम लोग को बस 2 चीज़ पढ़ना है, 2 चीज़ ये पढ़ना है, एक तो इसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है, एक तो इसका नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में हमें ये पढ़ना है, ध्यान देना है आपको, नॉमेनक्लेचर में हमें ये पढ़ना है कि एंजाइम 6 क्लास में होता है। उसको आप ऐसे याद रखेंगे, ओथ लील, ये पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये दूसरा है ट्रांसफरेज, क्योंकि आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ये तीसरा है हाइड्रोलेजेस। सीक्वेंस में अगर आप याद नहीं रखेंगे ना तो एग्जामिनर पूछ देगा 3rd क्लास में क्या है, 4th क्लास में क्या है, ठीक है। ये है लाइजेस, ये है आइसोमरेजेस, ये है लाइगेजेस। अब बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि 2L में कौन लाइगेज है कौन लाइज है। देखिए, सबको जोड़ने का काम आपको पता है, जो भलाई का काम करता है वो सबसे आखिरी में आता है। लाइगेज का मतलब जोड़ना, तो सबको जोड़ने का काम सबसे आखिरी में हो रहा है, तो सबसे आखिरी वाला लाइगेज है। अब देखिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज को हम डिहाइड्रोजिनेजेस भी कहते हैं। एक्चुअली आई एम शूटिंग 3rd लेक्चर टुडे, ये तीसरा लेक्चर मैं शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ, लेकिन हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैंने 2 लेक्चर अभी रेगुलर शूट किया है, उसका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसका मैंने 2 लेक्चर शूट किया है। इसके बाद मैं ये शूट कर रही हूँ, तो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ। लेकिन हम लोग बस पढ़ना ही क्या है, क्लासिफिकेशन देख लेंगे इसका, नॉमेनक्लेचर के मतलब ये क्लासिफिकेशन ही है, ये क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम देख लेंगे एंजाइम कितने टाइप के होते हैं, कोफैक्टर वगैरह, कोएंजाइम वगैरह। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटेलाइज कराता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है ऑक्सीडाइज्ड है और कोई एक सबस्ट्रेट है रिड्यूस्ड है, तो इसने क्या किया, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस करा दिया और जो रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज करा दिया। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडो।
ट्रांसफरेज का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा, एक सबस्ट्रेट से दूसरी सबस्ट्रेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा एक्सेप्ट द हाइड्रोजन। क्योंकि देखिए भाई हाइड्रोजन तो इसमें ही आ गया, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज अगर है या रिड्यूस्ड है तो इसके पास पहले से हाइड्रोजन है ना, ये रिड्यूस्ड है तो हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र तो इस वाले में ऑक्सीडो रिडक्टेज कराता है। तो ट्रांसफरेजेस क्या करता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन के हाइड्रोजन को छोड़ के और क्या करता है, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। हाइड्रोलेजेस का मतलब ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराता है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का मतलब वाटर ऐड करके बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है ना, वाटर ऐड करके। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड है, बनने में वाटर निकला था तो पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने में वाटर लगेगा, तो पेप्टिडेजेस हाइड्रोलेजेस में आएंगे, एस्टरेजेस हाइड्रोलेजेस में आएंगे। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में वाटर निकला था तो उसको तोड़ने के लिए वाटर डालना पड़ेगा, तो माल्टेज, सुक्रेज, सेलुलेज ये सब किस में आएंगे, हाइड्रो। ईथर, एस्टर जो भी है तो ये किस में आ गए, हाइड्रो। लाइजेस का मतलब क्या है, लाइजेस यहाँ देखिए बॉन्ड को तोड़ो पानी डाल के, यहाँ बिना पानी के बॉन्ड तोड़ दो। लाइजेस का मतलब बिना पानी के बॉन्ड तोड़ते हो कभी, और ये याद रखना ये एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। बुक पास में रखिए प्लीज़। अब मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ सकती ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, तो आप बुक पास में रखिए। तो ठीक, लाइजेस क्या करता है, बिना वाटर के बॉन्ड तोड़ेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। आइसोमरेज मतलब आइसोमर बनाएगा। आइसोमर जैसे आपको पता है कि वो बना था ना वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, 3 कार्बन के ट्रायोस फॉस्फेट है ये सब। आर यू गेटिंग। ग्लूकोज फ्रक्टोज बना लिया, 3PGA 2PGA बना लिया। भाई देखिए 3PGA में कुछ अंतर नहीं है, 3PGA में फॉस्फोरस थर्ड कार्बन से अटैच्ड है, 2PGA में फॉस्फोरस दूसरे कार्बन पे अटैच्ड है। ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन याद रखना है आपको, यहाँ म्यूटेज एंजाइम लगता है। 3PGA 2PGA में चेंज हुआ तो म्यूटेज एंजाइम लगता है, और म्यूटेज आइसोमरेज है, क्योंकि दोनों में बस यही अंतर है कि वहाँ पे फॉस्फोरस तीसरे कार्बन पे है और यहाँ पे फॉस्फोरस दूसरे कार्बन पे है। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। और लाइगेजेस का मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं, इसको सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। तो देखिए लाइगेजेस क्या करते हैं, लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड एंजाइम। लिंकिंग आ गया बस तुरंत से मार दीजिए लाइगेज। आर यू गेटिंग दिस, ठीक है। चलिए लास्ट, वेरी गुड, बहुत खुशी हो रही है, मैंने सक्सेसफुली कर लिया है इसको। अब बस और बस हम लोगों को इसका क्लासिफिकेशन एंजाइम का देखना है। देखिए बहुत ध्यान से देखना है इसको। क्या करना है, एंजाइम जो होते हैं ना उसमें 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, एक सिंपल एंजाइम और एक होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम को ही हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। देखिए सिंपल बार मैंने कहा, सिंपल का मतलब बस एंजाइमेटिक पार्ट हो, मतलब बस प्रोटीन हो, इसमें ओनली अमाइनो एसिड हो। प्रोटीन का मतलब ओनली अमाइनो, सिंपल। इसमें प्रोटीन पार्ट के पास होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड का मतलब इसमें 2 पार्ट हो, प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। तो देखिए प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। और एपो एंजाइम आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव। ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकली इनएक्टिव। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। एंड दिस इज बायोलॉजिकली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। आर यू गेटिंग दिस, ओके। एपो एंजाइम को तो हम लोग छोड़ दिए। कोफैक्टर 2 तरीके के हो सकते हैं। कोफैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक। ये कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कोफैक्टर 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और दूसरे को हम कोएंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएंजाइम। और जो इनऑर्गेनिक है इसको हम मेटल आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल आयंस। बस अब इतना ध्यान देना है आपको। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं, मेरी बात बहुत अच्छे से समझना है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है और ये ऑर्गेनिक हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब ये 2 तरीके के हैं, प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ये
एपो एंजाइम से, क्योंकि ये इनएक्टिव पार्ट है, एपो एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। कैसे? टाइटली बाउंड होते हैं, और ये लूजली बाउंड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों ऑर्गेनिक हैं। डिफरेंस क्या है? एक टाइटली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है। और कोएंजाइम हमेशा नहीं बाइंड किया रहता है, इसकी बाइंडिंग ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है उस दौरान, ओनली ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हुई? जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम। कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम है एंड द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। हीम कैटालेज और देखिए, कैटालेज सबसे बड़ा एंजाइम है, पेरोक्सीडेज सबसे छोटा एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है, लाइसोजाइम सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है। मेरी बात फिर से सुनना, कैटालेज सबसे बड़ा एंजाइम, पेरोक्सीडेज सबसे छोटा एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, लाइसोजाइम सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम। ठीक है, अब देखिए जो कैटालेज और पेरोक्सीडेज करते क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर ऑक्सीजन में तोड़ते हैं कौन? कैटालेज और पेरोक्सीडेज। इनमें हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और वो एक्टिव साइट का पार्ट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक है। कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं और इनकी बाइंडिंग ट्रांजिएंट होती है, दैट मीन्स कि ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, केवल और केवल रिएक्शन के दौरान बाइंड करते हैं। अब देखिए बेसिकली कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम बाइंड करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कोएंजाइम्स के, कि ये बेसिकली डिराइव होते हैं विटामिन से, डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन। जैसे मैं दो कोएंजाइम का नाम बता रही हूँ। एक विटामिन है B2। विटामिन B2 क्या है बताइए? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे एक कोएंजाइम डिराइव है जिसका नाम है FAD, FMN। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है FAD किस विटामिन से डिराइव, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों कोएंजाइम है। किस विटामिन से? राइबोफ्लेविन, विटामिन B2। इसी तरीके से विटामिन B3 है निकोटिनिक एसिड। क्या है? निकोटिनिक एसिड, या इसको नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। तो निकोटिनिक एसिड से NAD, NADH, NADPH है ना, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइ निकोटिन, तो ये सब किससे डिराइव है? निकोटिनिक एसिड से। तो कोएंजाइम्स आर मोस्टली डिराइव फ्रॉम विटामिन्स। बहुत ऐसे हैं, विटामिन B1 थियामिन, उससे TPP कहाँ आएगा? ये हमने पढ़ाया, आपको ये आएगा आपके रेस्पिरेशन में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन में। ठीक है, तो ये है। अब मेटल आयंस क्या है? मेटल आयंस देखिए दो बॉन्ड बनाते हैं। मेटल आयंस एंजाइम से, जैसे आपने सुना होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मेटल आयन क्या है? जिंक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का जिंक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम का कोफैक्टर जिंक है। ठीक है ना, तो याद रखना जिंक बहुत हम लोग देखेंगे। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज का है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का है, और ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज का है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये दो बॉन्ड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। एक तरफ ये एक्टिव साइट से बनाते हैं, एक्टिव साइट के साइड चेन से, और दूसरी तरफ ये सबस्ट्रेट से बनाते हैं। दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, एक तरफ ये एक्टिव साइट से बनाते हैं, साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट, और दूसरी तरफ ये सबस्ट्रेट से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम। अगर अब आपसे कोई पूछे होलो एंजाइम क्या है, तो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, या हम कह सकते हैं एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन, कुछ भी हो, क्योंकि कोफैक्टर तो कुछ भी हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम कह सकते हैं होलो एंजाइम मतलब एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, या एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, या एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, या एपो एंजाइम प्लस मेटल आयन। बात समझ में आ चुकी है? तो डिफरेंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक है, एक टाइटली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम एंड वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को सक्सेसफुली पढ़ लिया है, बहुत खुशी हो रही है।
अगला लेक्चर हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।